हाँ जी, देखो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फॉर 2020 मार्क्स के हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके 2020 मार्क्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आपको जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उन वीडियो के आपको हार्ड कॉपी पे नोट्स आपके आसपास के मित्र वालों के पास मिल जाएंगे। आपको समझ आ गई बात? तो वहाँ से भी आप मेरे नोट्स ले सकते हो, ताकि आपको फिर थोड़ा एक ईजी लगेगी। जहाँ से आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, तो अगर उसकी बुक की लैंग्वेज हार्ड लग रही है तो मैं वहाँ पे एज पूरा थ्योरी पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर वैसे वहाँ मिल जाएगा आपको। ओके, जिन जिन वीडियोस बन रही है। चलो अब देखिए, अब आज हमारा बुक है यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है यहाँ? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला है लेबर टर्नओवर रेट। क्या है? लेबर टर्नओवर रेट। ये आपका एक चैप्टर है, लेबर टर्नओवर। क्लियर है क्या आपको? तो ये चैप्टर है, और ये चैप्टर का आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, वो है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां ध्यान देना, लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है? बहुत इजी सिंपल सी एक बात समझना कि जैसे अगर आप मार्केट में जैसे कहीं पर जॉब करने जाते हैं, तो बताए वहां पर जो दुकान का जो मालिक है ना, उसके पास 2 या 3 बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्या है कि भाई या तो मेरी दुकान से कोई छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, क्या हो ब्लैक हो गया? हाँ, तो वो चल रहा है, फिर वो काउंटिंग चल रही है, वो चल रहा है, वो तो स्क्रीन अपने आप से चल रहा है। चलो देखो, हाँ, तो क्या बोला मैंने आपको कि अगर आप शॉप पे, तो वो क्या सोचता है कि या तो मेरी दुकान से कोई छोड़ के चला गया। क्या बोला मैंने आपको? या तो मेरी दुकान से क्या चले गया, कोई छोड़ के चले गया, और या फिर मेरी दुकान में कोई नया बंदा आ गया। अरे ये चीज समझ में आ गई आपको? चलो देखो, तो यहां पर अब एक छोटा सा एक स्टोरी लेके चलना, सीधी सी बात है कि जैसे एक शॉपकीपर है, ये है एक हमारी शॉप, ठीक है। अब यहां पर सेठ जी बैठे हैं भाई, ऑनर। तो अब ऑनर के पास यहां पर 4 लोग काम करते हैं, A, B, C और क्या है, D। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल A और B यहां से कोई बहस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, चलो A की तो हो जाती है बेटा बहस, क्लियर है क्या? तो A की बहस हो जाती है, तो बताओ क्या होगा? या तो A खुद छोड़ के जाएगा, और या फिर इसको ऑनर क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। बी तो खुद छोड़ के चला जाता है। तो सुनना मेरी बात, खुद चले जाते हैं तो उसको कहते हैं क्विट। क्या कहते हैं उसको? क्विट, कि मैं छोड़ के चला गया, यहां से क्विट कर दिया मैंने। और दुकान का मालिक अगर आपको निकाल देता है, तो फिर वो क्या है, डिस्चार्ज। क्या आपको क्या कर दिया हमने? डिस्चार्ज कर दिया। अब आपको यहाँ पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो फिर अब ऑफ कोर्स इसकी जगह क्या है, कोई और काम करना आएगा। अरे भाई दुकान में का काम रुकता क्या कभी किसी के बिना? तो नए बंदे आए E और F, तो फिर इसका मतलब इसको क्या, हमने उनकी जगह इनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अरे क्या कर दिया बेटा मैंने? भाई उनको उनकी जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अरे ये चीज क्लियर है क्या आपको? जो पोस्ट खाली हुई है ना, उसमें अगर भरते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिप्लेस कहलाता है। लेकिन देखो रिप्लेस का थोड़ा सा एक और पॉइंट आप चाहो तो इससे बड़ा लिख सकते हो। अब A और B यहाँ चले गए, तो यहाँ कितनी सीटें खाली पड़ी है? 2 सीटें खाली पड़ी है। सुनना, इसने एक नया बिजनेस और ओपन किया, वहां पर टोटल 4 जनों की जगह खाली है। तो ये चारों जने यहां पर क्या आ गए, काम करने आ गए, ठीक है। चारों जने यहां पर क्या करने आ गए, काम करने आ गए। तो बताओ टोटल कितने लोग काम करना है? 6। तो इसका मतलब बेटा यहां पर आप यहाँ क्या 6 थोड़ी लिखोगे, रिप्लेस कर दिए। वर्करों के आने से रिप्लेस नहीं होता है। रिप्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो जगह खाली हुई है ना, वहां पे कौन आके बैठा, उसको क्या कहते हैं,
रिप्लेस कहते हैं। समझ आई बात? इसको मतलब ये जो बाकी के जो ये 4 वर्कर है वो एक्सपांशन स्कीम के थ्रू आए हैं। एक्सपांशन स्कीम का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपांड कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया आपने? एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, फैला दिया। तो ये जो 4 वर्कर है वो तो कहाँ है? यहाँ है। क्लियर है क्या आपको? और 2 वर्कर क्या है हमारे? रिप्लेस है। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको? इसका मतलब बहुत सिंपल सा हो गया कि 6 वर्कर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग 4। समझिए तो एक्सपांशन मतलब 4 वर्कर ऐसे हैं जो क्या है नई दुकान खोलने के हिसाब से आए और बाकी के 2 ही वर्कर यहाँ पे क्या है? रिप्लेस हुए। अरे रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया आपको? क्या बोला कि जो सीट खाली हो जाती है वहां पर अगर आके कोई वापस पोस्ट को ज्वाइन करता है तो उसको क्या कहता है बेटा? रिप्लेसमेंट। अरे क्लियर देखिए आपको चीज। चलो अब यहाँ देखना आप सभी, ये हमारे टॉपिक से जो पढ़े सारी बातें यहाँ आ जाएगी, फटाफट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिख रखा है? नंबर ऑफ सेपरेशन। क्विट और डिस्चार्ज को नंबर ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अरे बात समझ में आ गई? क्विट और डिस्चार्ज, चाहे वो खुद छोड़ के चले जाए या फिर कंपनी उसे क्या कर दे? निकाल दे, तो फिर वो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ सेपरेशन। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर रिप्लेसमेंट का मतलब ये रहा। अरे क्लियर है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। और ये क्या लिखा हुआ है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अब इसका मतलब समझना। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का मतलब है कि मैं सपोज जुलाई मंथ लेता हूं। क्या लेता हूं? यहां लेबर टर्नओवर रेट का रियल मीनिंग में समझ में आएगा आपको भी। देखना, 1 जुलाई को मेरे पास वर्कर थे 80। कितने वर्कर थे? 80। अब 31 जुलाई तक क्या हुआ देखना। यहां पर 1 जुलाई को मेरे पास कितने लोग काम कर रहे थे? 80 वर्कर काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कुछ वर्कर ने क्विट कर दिया। 5 वर्कर ने क्या कर दिया? कुछ वर्कर को हमने निकाल दिया। अरे क्लियर है क्या? और कुछ वर्कर यहाँ पे एडिशनल वर्कर क्या करने आ गए? काम करने आ गए। अरे बात समझ में आ गई? इंक्लूडिंग एक्सपांशन स्कीम। क्लियर है क्या आपको? तो बताओ एंड में कितने बचे भाई? 80 में से पहले तो आपने क्या माइनस किया? 5। कितने बचे? 75। फिर 3 माइनस किया तो कितने बचे? 72। फिर उस पर 20 वर्कर क्या आ गए? और आ गए। तो उसका एंड में आपके पास नंबर ऑफ वर्कर कितने बचे? 92। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं। लेबर का टर्नओवर, लेबर का क्या है ना? आना जाना क्या रहता है? लगा रहता है। अरे कुछ समझ में आएगी आपको बात? तो ये होता है लेबर टर्नओवर रेट। तो फिर एवरेज का मतलब होता है कि ओपनिंग वर्कर ले लो और क्या ले लो? क्लोजिंग। दोनों को जोड़ के 2 को क्या कर दो? जैसे एवरेज स्टॉक निकालते थे ना अपन रेशियो एनालिसिस में, क्या निकालते थे? एवरेज स्टॉक निकालते थे, एवरेज पीरियड निकालते थे। तो वैसे ही तो बिगिनिंग ऑफ द वर्कर और एंड ऑफ द वर्कर। क्लियर है क्या? दोनों को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। जैसे 80 + 92 और डिवाइड में क्या कर दो? 2 कर दो, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा। अरे ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। बेटा समझ में आ गई बात आपको? तो इसलिए इसको कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह नहीं है यार, मैं लिखना भूल गया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट से भी होगा? नहीं जरूरी थोड़ी ना 2 पोस्ट के लिए आया हो, एक ही पोस्ट के लिए आया हो। वो शीट अभी भी क्या पड़ी है? ये 4 तो नए के लिए आए हैं। ठीक है, चलो देखो। तो अरे ये सारी समस्या समझ में आ गई। तो लेबर टर्नओवर रेट का पहला मेथड सेपरेशन मेथड। क्या होता है सेपरेशन मेथड? LTR इज टू नंबर ऑफ सेपरेशन। कितने लोग यहाँ से चले गए, क्या तो क्विट कर दिया या फिर क्या कर दिया? डिस्चार्ज। दोनों को क्या कर देना होता है? जोड़ देना होता है। और डिवाइड में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। अरे क्लियर देखिए आपको। अगला है रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड है? तो LTR।
तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड में क्या करोगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अरे समझ में आ गई, अरे जैसा मेथड वैसा फॉर्मूला, और डिवाइड में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या है, फिक्स। फ्लक्स मेथड दोनों का ऐड, देखो नंबर ऑफ सेपरेशन की वैल्यू लिख दो, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की वैल्यू लिख दो, और डिवाइड में क्या कर दो, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। बेटा समझ में आ रही है आपको बात, और मल्टीप्लाई में क्या करना है 100। और अब अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो LTR क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, एनी मेथड। तो हर एक मेथड का क्या निकलता है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। है ना, LTR का मतलब जैसे सेपरेशन मेथड का आंसर उठाया और यहाँ रख दिया, समझ आ गई बात। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कि पूरे साल में दिन कितने होते हैं बेटा 365, और डिवाइड में नंबर ऑफ डेज द रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड का मतलब जैसे मैं यहाँ कौन से महीने का बना रहा हूँ, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं 30 में, तो 31 से डिवाइड हो जाएगा। अरे इजी है ना भाई, समझ में आ गया आपको। 31 है तो क्या हो जाएगा 31, जून है तो कितना हो जाएगा 30। इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा, रिलेवेंट पीरियड, कि वो कौन से रिलेवेंट पीरियड से आप उठा रहे हो। अरे ये चीज़ क्लियर है क्या। चलो तो ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर वाला लिख लो आप सभी। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन है मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड। मटेरियल कंट्रोल में टोटल ही 2 टॉपिक होते हैं आपके पास। सबसे पहला होता है स्टोल लेजर यानी मटेरियल इशू से रिलेटेड, और दूसरा होता है टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सिस्टम से देखा जाए तो सबसे पहले कि इन फॉर्मूलों को फॉलो किया जाता है, समझ आई बात को। उसके बाद इसको कंपनी में क्या किया जाता है यूज, बट हमको तो बेसिक से रीड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो ये होता है। क्लियर है क्या, वो ये होता है आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। चलो अब देखो यहाँ पर पहला है स्टोल लेजर मटेरियल इशू में आपको एक स्टोल लेजर बनानी होती है। स्टोल लेजर का मतलब यहाँ होता है कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बोलूँ कि अगर आप एक कोई छोटी सी दुकान चलाते हो, ठीक है, तो आप दुकान चलाते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे स्टॉक तो मेंटेन करते होंगे ना आप, क्या करते होंगे स्टॉक। जैसे मोबाइल की दुकान है, ठीक है, तो कितने मोबाइल आए परचेज किए फिर आपने मतलब, और कितने मोबाइल आपने मार्केट में क्या कर दिए, तो परचेस और सेल तो कहीं तो लिखते होंगे उसको। अरे क्लियर है क्या आपको। तो अब यहाँ पे सुनना, जैसे कंपनी है, कंपनी में तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या होता है बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले कंपनी मैन्युफैक्चर करने के लिए सेल तो बहुत बात की बात है, सेल का मैटर तो बहुत अलग है। हम अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही बैठे हैं और वहीं का है ये पूरा मटेरियल कंट्रोल आपका। तो यहाँ पर हमने सपोज पहले मार्केट से रॉ मटेरियल क्या किया, पहले परचेज किया, और फिर इसको क्या बेचेंगे क्या, क्यों समझ, बेचते तो ये हमारे लिए फाइनल गुड्स ही होता सीधा, क्योंकि सेल कौन सी गुड्स होती है, जो खुद के लिए क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है, समझ। लेकिन अभी हमारे लिए रॉ मटेरियल क्यों है, क्योंकि अभी हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका मतलब मैं रॉ मटेरियल को पहले मार्केट में खरीदूंगा, और खरीद के फिर क्या करूंगा, प्रोडक्शन के लिए सेंड करूंगा, सेल नहीं, क्या करूंगा बेटा, सेंड करेंगे, यानी मार्केट प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में क्या कर देंगे, बेच देंगे। अरे समझ आ गई बात आपको। तो ये कहलाता है आपका यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल की सबसे पहला पॉइंट। और जो ये जो प्रोसेस है, आपने खरीदा और क्या किया, सेंड किया, फिर खरीदा और फिर क्या किया, सेंड किया, तो कहीं तो लिखोगे, जहाँ लिखते हैं ना उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, स्टोर लेजर। क्या कहलाता है बेटा, मतलब एक हम हमारे दुकान में या घर में कच्चा हिसाब लिखते हैं, लेकिन कंपनी में तो प्रॉपर वैसे क्या किया जाता है, फॉलो फॉर्मेट। लेकिन कहानी तो बात तो वही है ना, क्या बात है, आ रहा है और जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे तो सही। एक मैंने मेरे रफ कॉपी में लिख दिया,
अरे समझ आई बात को। और एक क्या कर दिया, अगर कंपनी की बात आई तो फिर तो प्रॉपर क्या फॉलो करेगा, स्टेटमेंट फॉलो करेगा। अरे स्टोर लेजर का मीनिंग समझ में आ गया क्या आपको, कि जो स्टोर रूम है उसकी एक लेजर बना के रखी हुई है आपने इसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेथड होते हैं, क्या होते हैं, कुछ मेथड आपने पढ़े होंगे कहीं पर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी ये इस बात का ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल भी आ सकता है आपका और थ्योरी भी आ सकता है। ओके, इस बात का फोकस करना बहुत आसान है, आप सेल्फ ट्राई करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लिखा हुआ बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको, इस टॉपिक को ये फीफो लीफो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? और तीसरा है सिंपल एवरेज, और चौथा क्या है, वेटेड एवरेज। अरे क्लियर है क्या आपको? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले आया फर्स्ट इन, और फर्स्ट आउट सबसे पहले ही क्या है वो जाएगा। दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया ना वो सबसे पहले जाएगा। अरे क्लियर है क्या आपको? सिंपल एवरेज में होता है कि यूनिट्स किससे यूज होती है, फीफो मेथड से। किससे? लेकिन रेट का यहाँ क्या किया जाता है, सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड में तो कोई भी स्टॉक उठाओ कोई टेंशन नहीं, आगे वाला पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो देखो, तो ये 4 मेथड होते हैं, और अब इन चारों मेथड के लिए प्रॉपर स्टोर लेजर है। अरे क्लियर है क्या? अगर बेटा आपको इन चारों मेथड के लिए कोई अगर इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन अगर चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन बता दो सर, तो चारों मेथड को उसमें हम सॉल्व कर सके, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, तो वहाँ मुझे आप मैसेज करके डिमांड कर सकते हो, तो फिर मैं आपकी वीडियो क्या कर दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। बाकी मोस्ट ऑफ तो ये क्या है, टॉपिक्स सब पढ़े हुए ही होते हैं। क्लियर है क्या? स्टोर लेजर में क्या आएगा, फॉर्मेट बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट। आप बताओ, आप पहले डेट लिखेंगे, रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, मार्केट से क्या करा, परचेस, और फिर क्या हुआ, इशू किया, सेंड किया, फिर जो बचा वो क्या कहलाता है। अरे बेटा क्लियर है क्या यहाँ पर? और यहाँ पर उस मेथड का तरीका आ जाएगा, रेट फॉर फर्दर इशू। अरे याद हो गया क्या फॉर्मेट? बहुत आसान। सबसे पहले क्या है, डेट, फिर मार्केट से क्या किया, खरीदा, तो रिसिप्ट, फिर इशू किया, तुम सेंड किया मतलब, और जो बचा वो क्या है फिर बैलेंस, और फिर रेट फॉर क्या आएगा, फर्दर इशू। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको ये चीज़? बहुत इजी कंसेप्ट है। और सबके अंदर देख लो, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्या है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अरे लिख लोगे ना बेटा, अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ लोगे, तुमको समझ में आएगा फटाफट कि क्या है क्या नहीं। अब अगली टेक्निक है टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, उसके कुछ फॉर्मूलाज है। अब सबसे पहला वाला फॉर्मूला है, क्या है यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल। ROL का मैं यहाँ फुल फॉर्म लिखा नहीं, मैं बोल देता हूँ, रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब होता है कि आपका जो स्टोर रूम है, ठीक है, एक ऐसा एक लेवल आ गया स्टोर रूम का, मतलब खाली हो गया वो, इतना समझ, इतना भरा हुआ था पहले। कितना भरा हुआ था बेटा? इतना। तो अब ये ऐसे होके ये इतना खाली, इतना सही बचा है। तो अब बताओ, आप मार्केट में रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर करोगे नहीं करोगे? उसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं, वापस री ऑर्डर करना। अरे समझ आ गई बात आपको? तो मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई क्या करोगे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और एक और फॉर्मूला होता है, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय यूजेज रेट और प्लस सेफ्टी स्टॉक। लीड टाइम का मतलब होता है कि जैसे अगर आज ऑर्डर किया और वो ऑर्डर अगर 7 डेज में रिसीव होता है, तो वो क्या कहलाता है, लीड टाइम। क्या कहलाता है बेटा? बेटा समझ आ गई वो? देखो, दूसरा फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल। कहाँ था बेटा पहले? ये था भरा हुआ, क्या हो गया, यहां पर आकर आपने क्या कर दिया, बात समझ। लेकिन अब मैंने देखो समय पे ही ऑर्डर कर दिया कि मुझे डर है कि 7 दिन के 17 दिन लग सकते हैं, तो अब वो आएगा नहीं जब तक स्टॉक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अभी लास्ट स्टेज पे पहुंच के बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो वो कहलाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। स्टॉक का ऐसा लेवल हो जो क्या बचा है, बिल्कुल मिनिमम बचा है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मतलब सेफ्टी के रूप में। स्टॉक कोई छुपा के नहीं रखा, बहुत पहले ही क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि मुझे लग रहा है कि कभी भी ऑर्डर क्या आ सकता है। बेटा समझ में आ गई है आपको डीपली पॉइंट? तो इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, माइनस में क्या करोगे, नॉर्मल कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको चीज? फिर थर्ड,
मैक्सिमम स्टॉक लेवल इजिकल्स टू क्या करना है, ROL प्लस क्या करोगे, रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ माइनस ऊपर मैक्सिमम की बात थी, इधर नॉर्मल की बात थी, और अब किसकी बात आ जाएगी, तो मिनिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर। ओहो मैंने नॉर्मल लिख दिया क्या गलती से, इस नॉर्मल की जगह मिनिमम लिखो, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लिख दो, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर दो। देखो फिर अगला इसका एक और फॉर्मूला होता है कि जो रीऑर्डर क्वांटिटी है उसमें किसको ऐड ऑन कर दो, सेफ्टी स्टॉक को। अरे किसका ऐड ऑन कर देंगे बेटा, सेफ्टी स्टॉक को। बेटा क्लियर देखिए आपको ये चीज, 3 फॉर्मूले पढ़े। फोर्थ फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक लेवल, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ऐड करके डिवाइड में क्या कर दो, 2 कर दो। अरे क्लियर देखिए आपको ये चीज, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड में क्या कर दो, यहाँ पे पर 2 कर दो। अरे समझ आ गई बात। 5वां पॉइंट देखो, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, OOQ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तीनों में से कोई भी नाम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन आपकी क्या रहेगी, थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इजिकल्स टू क्या करना है, अंडर रूट 2CO डिवाइड में क्या करोगे, UI। फॉर्मूले लर्न करने हैं बेसिक से आपको। रूट 2CO डिवाइड में क्या करोगे बेटा, UI। अरे ये चीज क्लियर देखिए आपको। चलो C का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजप्शन, कि पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल की आपको नीड है। O का मतलब क्या होता है, माल चल के आएगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा ना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। तीसरा यूनिट कॉस्ट, के 1 किलो की प्राइस कितने रुपए है, या 1 टन की प्राइस कितने रुपए है, मतलब 1 यूनिट की प्राइस। और फिर I मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब इस पूरी फैक्ट्री में वो स्टोर रूम कितने % के एरिया में गिरा हुआ है। अरे पूरी फैक्ट्री है लेकिन उसमें से 10% के एरिया में वो क्या है, स्टोर रूम में जहाँ पर क्या रखते हैं, कच्चा माल रखते हैं अपना। समझ आ गया, वो परसेंटेज आता है यहाँ पर। अरे ये चीज़ क्लियर है क्या आपकी चीज़। चलो तो अभी एक मेटल कंट्रोल पूरा हो गया, जिसमें स्टोर लेजर है और टेक्निक्स ऑफ मेटल कंट्रोल। जब आप इसको रीड करोगे बड़े क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। यस अगला क्वेश्चन है ओवरहेड इट्स क्लासिफिकेशन। अब ओवरहेड इट्स क्या है, क्लासिफिकेशन। देखो यहां पे ध्यान से, यहां है कि आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट होते हैं ना, जैसे एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, और डायरेक्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये डायरेक्ट मिलकर जो बनते हैं वो तो प्राइम कॉस्ट होती है। क्या होती है, बट हम प्राइम कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरहेड पढ़ रहे हैं। तो ओवरहेड में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, और इनडायरेक्ट क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस। तो तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ओवरहेड। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इनडायरेक्ट वर्ड को क्या बोला जाता है, ओवरहेड बोला जाता है। और जबकि वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या बोलते हो, एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है क्या आपको। चलो देखो यहाँ ओवरहेड यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ वर्ड यहाँ पर। तो यहां पर ओवरहेड मैंने 2 फॉर्मूले लिख दिए। तो पहला तो फॉर्मूला यही हो गया कि तीनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। अरे बात समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल कॉस्ट में से किसको माइनस कर दो। अरे डायरेक्ट हटा दो तो पीछे क्या बच जाएगा। अरे क्लियर देखिए आपको। तो ये 2 फॉर्मूले हैं बेसिक से, आपके काम आएंगे एक छोटे क्वेश्चन में भी। यस अब अगला, अब इसी के क्या है, क्लासिफिकेशन। एक्सपेंस के है ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है, इसका मतलब बताओ क्या होता है। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब क्या हो गया बताओ। कि ऐसा एक्सपेंस जो क्या हो, फिक्स हो। जैसे रेंट। अरे रेंट भाई तू 1 करोड़ कमा चाहे 4 लाख कमा चाहे 1 रुपये कमा, चले लॉकडाउन की तरह बैठा ही रहे, किराया तो उतना का उतना ही लगेगा। वो क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड, जो कभी यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता।
यूनिट्स चाहे 1 हो चाहे लाख हो, उस जो रेंट है वो तो उतना का उतना लगेगा। अरे क्लियर है क्या आपको? अगला क्या है, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? यूनिट्स पे। किस पे डिपेंड होता है? यूनिट जीरो तो ये कॉस्ट भी जीरो, यूनिट बढ़ेगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? अरे बात क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड में रेंट और सैलरी ले ली तो यहाँ पर वेजेस आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी बेटा? वेजेस आ जाएगी, मजदूरी। तो जितना काम करेगा उतना देखो क्या मिल जाएगा? पेमेंट मिल जाएगा। बेटा ये चीज क्लियर है क्या आपको? फिर अगला देखो, तीसरा सेमी ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल या फिर सेमी ओवरहेड क्या होता है? अब इसमें फिक्स का भी नेचर होता है और वेरिएबल का भी क्या होता है? नेचर होता है। दोनों के गुण होते हैं इसके अंदर। मतलब कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइट का बिल होता है। आपको पता है लाइट का बिल एक स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा लगते हैं। चाहे आपके पूरे घर पूरे महीने भी अगर लाइट क्या रहेगी? बंद रहेगी, घर पूरा क्या रहेगा? बंद रहेगा, तो भी लाइट का बिल तो क्या है? तो वो स्टैंडिंग चार्जेस वो तो हो गए फिक्स। समझ आइए? देखो नहीं, बिल आएगा, पेमेंट आएगा। आपने कनेक्शन ले देखा तो उसका तो खर्चा आएगा ही नहीं, 100-200-250 रुपये जरूर आएंगे। वो तो मैं समझ गया, यहाँ यूनिट ही जीरो है, आप काम में नहीं ले रहे। लेकिन इसका एक खुद का खर्चा आता है फिक्स, स्टैंडिंग चार्जेस। क्या आता है बेटा? एक स्टैंडिंग फिक्स है कि तू चाहे लाइट 1 यूनिट चला चाहे 50 यूनिट चला, वो तो समझ आ गई बात। तो वो फिक्स भी हो गया। अब जितनी यूनिट चलाओगे उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? लाइट। अरे तो फर्क है ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये फिक्स हो गया और ये क्या होता है? वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल कहते हैं इसको। इसमें कुछ पार्ट फिक्स भी है और कुछ पार्ट क्या है? बेटा क्लियर देखिए आपको चीज। चलो अब आगे बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब कि आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जो सारे खर्चे हैं वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी ऑफिस डिपार्टमेंट, जहां पर सारा मैनेजमेंट होता है, जहां पर सारी फाइलिंग होती है। क्लियर देखिए आपको, ऑफिस में बंदा जो काम करता है। और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो कंपनी के अंदर मेजर कितने डिपार्टमेंट होते हैं? 3 डिपार्टमेंट होते हैं। इन तीनों को भी अगर जोड़ दोगे तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? ओवरहेड कहलाएगा। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको? इन तीनों को भी ऐड ऑन कर दोगे तो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? ओवरहेड। जैसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड, आप बताओ, खुद बताओ। कंपनी में काम करता है, पहले प्रोडक्शन होता है, फिर सारा माल बन के उसका सारा मैनेजमेंट कौन करता है? कंप्यूटराइज होता है। फिर बाद में लोग, फिर जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है जो दुनिया भर के क्या बनाता है? एडवर्टाइजमेंट बनाता है। अरे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। वो कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? जो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट बन के तो यहाँ तैयार हो जाता है ना, लेकिन ये बात का खर्चा कौन सा है? उसको मार्केटिंग का खर्चा हो गया। अरे क्लियर है क्या आपको? चलो ये चीज समझ में आ गई। अगला है कंट्रोलेबल ओवरहेड। क्या है? कंट्रोलेबल ओवरहेड ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंस है जिसको आप क्या कर सकते हो? अरे फिजूल खर्चे, समझ, वो कंट्रोलेबल है तो नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में। लेकिन ऐसे फिजूल खर्चे जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे अननेसेसरी आपने मैनेजमेंट के अंदर, जैसे वो ओनर को तो पता होता नहीं है अब इतना बड़ा, जैसे भाई हमारे श्री सीमेंट के बांगड़ सेट है, अब उनको कैसे पता पड़ा भाई कि कौन सा एम्प्लॉय कितना ज़्यादा लगा हुआ है? तो ये अननेसेसरी एम्प्लॉय को भी क्या कर देते हैं? वहाँ पर इंगेज कर देते हैं। क्लियर देखिए आपको? तो फिर उनको परेशानी, तो वो कहलाता है अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। क्लियर है क्या? कभी कभी सहन भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस है जो नहीं काम आ रहा है फिर भी क्या करना पड़ता है। अरे बात समझ में आ गई आपको? 9th क्या है? अब नॉर्मल ओवरहेड का मतलब होता है कि नॉर्मली जनरली जो एक्सपेंस होते हैं और जनरली जो क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। मतलब जनरली आपकी दुकान चल रही है, जनरली आपकी क्या चल रही है? दुकान चल रही है, तो जनरली दुकान का खर्चा आ रहा है और नॉर्मल क्या हो रहा है? लॉस। अगला क्या है? कोई एक इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया? कोई एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, कोई घटना घटित हो गई, उसके बिहाफ पर आपके पास एक्सपेंस हो गया। जैसे एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। क्या हो गया बेटा? बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आपने थोड़े टाइम के लिए किसी से मशीन उधार ले ली। थोड़े टाइम के लिए किसी से मशीन क्या ले ली बेटा? तो वो अब नॉर्मल है। क्या है? अरे मेरी मशीन चल रही है वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन अब नॉर्मल कोई रीजन आया ना, क्या आ गया बेटा? कोई बड़ा काम होगा तो भी थोड़े टाइम के लिए, तो वो क्या हो गया? अब नॉर्मल ओवरहेड। अरे बेटा समझ में आ गई आपको बात? बहुत इजी और सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो अब आज हमने टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़े? 3। सबसे पहला बताओ क्या पढ़ा? सबसे पहला
बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा? लेबर टर्नओवर रेट। उसके बाद लेबर टर्नओवर रेट में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? मेटल कंट्रोल पूरा पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा भाई? ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन। अरे क्लियर है क्या आपको? फिर अब हमारी एक और क्लास अपलोड होगी तो आप थोड़ा सा ध्यान से रहेगा, आपको मैं थंबनेल में मिल जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो एक और क्लास रहेगी जिसमें आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।